नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के सभी जिज्ञासुओं का इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। और आज का जो हमारा विषय है वो काफी खास है। हाँ, क्योंकि आज हम भूगोल के पन्नों से निकलकर सीधा इस देश की धड़कन तक पहुंचने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी तंत्र की। सही कहा। और ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये लगभग 2525 किलोमीटर लंबी एक ऐसी जीवन रेखा है जिसने सदियों से हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार दिया है। बिल्कुल। और हमारे जो सुनने वाले हैं, खासकर जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे जी। हम समझेंगे गंगा नदी के उद्गम का असली रहस्य, इसकी प्रमुख सहायक नदियां, विशाल सुंदरवन डेल्टा और गंगा संरक्षण से जुड़ी जो अहम सरकारी योजनाएं हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र की इस अद्भुत यात्रा को। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्गम की। मतलब हम सब ने बचपन से यही पढ़ा है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। हाँ, एक आम धारणा यही है। लेकिन जब मैंने इन भौगोलिक दस्तावेजों को गहराई से देखा तो मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि असल में कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल, कहानी थोड़ी जटिल है। देखिए, गंगा शुरुआत में पहाड़ों पर गंगा नाम से जानी ही नहीं जाती। हाँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर जो गंगोत्री हिमनद है, वहां से जो जलधारा निकलती है उसका असली नाम भागीरथी है। भागीरथी, यानी अपनी यात्रा की शुरुआत में गंगा का नाम गंगा होता ही नहीं है। एकदम सही। भागीरथी बहुत ही संकरी और गहरी खाइयों से होते हुए आगे बढ़ती है और इस पूरी जलधारा को गंगा की पहचान तब मिलती है जब एक और बहुत ही विशाल नदी इसमें आके मिलती है। और वो नदी है अलकनंदा। जी। देवप्रयाग वो जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। मतलब वो तस्वीरी अपने आप में कितनी अद्भुत है। दो अलग अलग रंगों की जलधाराएं आपस में मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, देवप्रयाग का वो दृश्य बहुत ही विहंगम होता है। और यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अलकनंदा नदी कहाँ से आ रही है। हाँ, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद से। सही कहा। सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा की शुरुआत होती है और देवप्रयाग पहुंचने से पहले ये खुद भी कई नदियों का पानी समेट कर लाती है, जैसे पिंडर नदी और मंदाकिनी, जिसे काली गंगा भी कहते हैं। यानी देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तब जाकर ये संयुक्त धारा पहली बार गंगा कहलाती है। बिल्कुल। और इसी संगम के बाद गंगा पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू करती है और हरिद्वार के पास ये पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ से जो इसकी महायात्रा शुरू होती है, उसके आंकड़े भी बहुत दिलचस्प है। जी बिल्कुल। इसके प्रवाह वाले राज्यों की बात करें तो हाँ, उत्तराखंड में ये केवल 110 किलोमीटर बहती है। सही। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश में ये अपनी यात्रा का सबसे लंबा सफर तय करती है, करीब 1450 किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश की सघन आबादी और खेती के लिए बहुत बड़ा वरदान है। बिल्कुल। फिर बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का सफर तय करती है। और मैदानी इलाकों में इसके प्रवाह की दिशा भी बहुत मायने रखती है। हरिद्वार से निकलने के बाद ये शुरुआत में दक्षिण की ओर बहती है। हाँ। फिर धीरे धीरे इसका झुकाव दक्षिण पूर्व की तरफ होता है और अंत में ये पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। इसी पूर्व की ओर बहने के पैटर्न ने पूरे उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है। अगर हम इस पूरे नदी तंत्र की विशालता की बात करें तो इसके अपवाह तंत्र के आंकड़े सच में दिमाग को सुन्न कर देने वाले हैं। बिल्कुल। सिर्फ भारत में ही गंगा द्रोणी यानी इसका जो रिवर बेसिन है वो लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस एक नदी प्रणाली पर टिका है, जिन्हें हम बाएं और दाहिने तट की नदियों के रूप में बांटते हैं। हाँ, अगर हम बाएं तट की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। और इसमें गोमती नदी का तथ्य काफी अलग है। वही मैं कहने वाली थी। गोमती किसी पहाड़ या हिमनद से नहीं निकलती। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक मैदानी झील है, फुलहर झील, वहां से निकलती है। ये मैदानी उद्गम वाली एकमात्र बड़ी सहायक नदी है। एकदम सही। और अगर हम दाहिने तट की तरफ देखें तो वहां यमुना, चंबल, बेतवा, केन और सोन जैसी नदियां हैं। लेकिन इनमें यमुना का स्थान सबसे ऊपर है। यमुना
लगभग 1370 किलोमीटर लंबी। ये गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। जी, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, करीब 6316 मीटर की ऊंचाई से। और दिल्ली, मथुरा, आगरा से होते हुए अंततः प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन एक और नदी है जो दाहिने तट के इस तंत्र को बहुत खास बनाती है। वो है चंबल। चंबल। चंबल का नाम सुनते ही सबसे पहले वो बीहड़ और खड्ड याद आते हैं। हाँ, चंबल अपने इन्हीं बिहाड़ों या उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है, और इसके पीछे एक बहुत ही खास भौगोलिक कारण है, इसका अध्यारोपित नदी या सुपर इम्पोज्ड रिवर होना। ये अध्यारोपित नदी का कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे हम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए, एक नदी किसी समतल जमीन पर बह रही है। समय के साथ लाखों सालों में नीचे की जमीन ऊपर उठने लगती है। अच्छा। लेकिन नदी अपना रास्ता नहीं बदलती, वो एक आरी की तरह उस उठती हुई जमीन को काटती रहती है। चंबल ने ठीक यही किया है, उसने चट्टानों को इतनी गहराई से काटा है कि वो विशाल बीहड़ बन गए हैं। वाह, मतलब नदी ने जमीन के उठने पर हार नहीं मानी, बल्कि उसे चीरते हुए अपना रास्ता बनाए रखा। बिल्कुल, ये प्रकृति की एक अद्भुत प्रक्रिया है। चंबल तो फिर भी एक मूर्तिकार की तरह है, लेकिन कोसी नदी की कहानी तो बहुत ही विध्वंसक है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी का बर्ताव बहुत ही अस्थिर है। ये नेपाल हिमालय से माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है, और इसे सप्तकोसी भी कहते हैं। जी। तो होता क्या है कि ये ऊंचे पहाड़ों से बहुत भारी मात्रा में अवसाद यानी मिट्टी और पत्थर अपने साथ बहा लाती है। और जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो गति कम होने के कारण वो सारा मलबा वहीं जमा हो जाता है। एकदम सही। मलबा जमा होने से वो अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है, पानी का बहाव रुकता है और नदी को मजबूरन अपना मार्ग बदलना पड़ता है। और इसी मार्ग बदलने के कारण भयंकर बाढ़ आती है। बिल्कुल, भारत में शायद ही किसी नदी ने इतनी बार अपना रास्ता बदला हो। इसी तरह एक और दुखद पहलू दामोदर नदी का भी है। एक समय में इसे बंगाल का शोक कहते थे, लेकिन आज ये एक अलग वजह से चर्चा में है। ये एक जैव मरुस्थल बन चुकी है। हाँ, ये बहुत ही चिंताजनक तथ्य है। जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डेजर्ट का मतलब है कि भारी औद्योगिक प्रदूषण के कारण नदी के पानी में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई है। यानी उसमें कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी नदियों के साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये विकास की एक बहुत भारी कीमत है जो हमारी नदियां चुका रही हैं। सही कहा। अब अगर हम गंगा के मुख्य धारा के अंतिम चरण की तरफ चलें, पश्चिम बंगाल के फरक्का से, यहाँ से ये विशाल नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और वहां इसका नाम फिर बदल जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। पद्मा। और जब इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी आके मिलती है तो ये संयुक्त धारा मेघना बन जाती है। जी। और यही मेघना अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन उससे पहले ये दुनिया के सबसे बड़े अजूबे का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच फैला हुआ ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है, और इसका नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों पर पड़ा है। हाँ, इसके आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। करीब 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये क्षेत्र। 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि इस डेल्टा के पानी में लगभग 70% लवणता है। 70% खारापन? फिर भी वहां इतना समृद्ध जीवन पनपता है। बिल्कुल। और भूवैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ जलोढ़ निक्षेपों यानी नदी द्वारा जमा की गई मिट्टी की मोटाई 2000 से लेकर 6000 मीटर तक है। 6000 मीटर, मतलब जमीन के नीचे मिट्टी का एक उल्टा पहाड़ दबा हुआ है जो लगभग हिमालय जितना ऊंचा है। ये सच में अद्भुत है। जी, लेकिन आज ये पूरी जीवन रेखा संकट में है। प्रदूषण और अतिक्रमण ने गंगा के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यहीं से बात शुरू होती है संरक्षण की। इतनी विशाल प्रणाली को साफ रखना कोई आसान काम तो है नहीं, इसीलिए भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना शुरू की। बिल्कुल। 1 जुलाई 2014 को शुरू हुई यह परियोजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण कम करना और नदी का पुनर्जीवन करना है। और सबसे बड़ी बात, 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया की टॉप 10 पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में मान्यता दी। ये विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस योजना की सफलता के पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक आर्थिक मॉडल है, जिसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है।
ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। ये काम कैसे करता है? देखिए, पहले क्या होता था कि ठेकेदार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते थे, पैसा लेते थे और चले जाते थे। बाद में मेंटेनेंस के बिना वो प्लांट बंद हो जाते थे। अच्छा। लेकिन इस नए मॉडल में एजेंसी को निर्माण के समय केवल 40% राशि दी जाती है और बाकी का पैसा? बाकी 60% पैसा अगले 20 सालों में काम के आधार पर ब्याज सहित किस्तों में दिया जाता है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब अब ठेकेदार सिर्फ प्लांट बनाकर भाग नहीं सकता, उसे अगले 20 साल तक उसे सही से चलाना भी होगा। बिल्कुल, इससे जवाबदेही तय होती है। इसी के साथ अर्थगंगा और स्मार्ट सिटी जैसी पहल भी जुड़ी हुई हैं। दिसंबर 2019 में अर्थगंगा शुरू की गई थी। जी, जिसका लक्ष्य एक सतत विकास मॉडल तैयार करना है। हाँ, इसमें किसानों को नदी तट पर शून्य बजट खेती के लिए प्रेरित करना, पौध नर्सरी लगाना और अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास करना शामिल है। और गंगा स्मार्ट सिटी की बात करें तो किनारे बसे शहरों को शुरुआत में 10 शहरों को चुना गया है। इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि वो नदी को प्रदूषित ना करें। बिल्कुल, उनका गंदा पानी सीधा नदी में ना जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गंगा को बचाने की जो लड़ाई है वो सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था और लोगों को इससे जोड़ने की है। सही कहा। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो ये साफ है कि गंगा केवल जल का स्रोत नहीं है। गंगोत्री से लेकर सुंदरवन तक ये भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है। बिल्कुल। और इस संदर्भ में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का एक उद्धरण बहुत सटीक बैठता है। हाँ, वो उद्धरण बहुत ही शक्तिशाली है। उन्होंने कहा था, अपने स्रोत से सागर तक, पुराने समय से नए समय तक गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है। वास्तव में गंगा भारतीय सभ्यता का पर्याय है। गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है। वाकई ये नदी हमारा अतीत भी है और वर्तमान भी। जी। लेकिन जाते जाते हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ। हमने आज देखा कि ये नदी तंत्र हमारे देश की प्राचीन पहचान और आधुनिक आर्थिक जीवन दोनों का आधार है। बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के हिमनदों जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री पर जो संकट मंडरा रहा है, वो भारत की इस सभ्यता की कहानी को किस दिशा में ले जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर स्रोत ही सूख गए तो इस विशाल नदी प्रणाली का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान की इस रोमांचक खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको आज की हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।